नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले। राज्य की महिलाओं को त्रिवेंद्र सरकार देने जा रही ब्याज मुक्त कर्ज, ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 10,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। महिलाओं के लिए त्रिवेंद्र सरकार का ये बड़ा तोहफा, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलने जा रहा है। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी त्रिवेंद्र सरकार। योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण में करेंगे। ये बड़ा अपडेट देते चले। उत्तराखंड की तमाम महिलाओं के लिए ये बड़ा तोहफा, जहां पर ब्याज मुक्त ऋण महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड को 18वीं CISIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। यह अवार्ड उत्तराखंड को राज्य की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया है। शुक्रवार 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड की ओर से ये पुरस्कार NIC के SIU के नारायण और उसी के साथ संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल, उप सचिव गोपन विभाग अजीत सिंह और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम टीम उपस्थित रही। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ई कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें कई सड़कों के प्रस्ताव सौंपे हैं। महाराज ने केंद्रीय मंत्री को चौबठाखाल और विधानसभा क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की सख्ती हालत भी केंद्रीय मंत्री को बताई है। माफी चाहेंगे, खस्ता हाल किस तरह के, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री को रूबरू करवाया गया। सतपाल महाराज ने उन्हें ये बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत के चलते दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन सभी प्रस्ताव पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने अपने मंत्रालय के अफसरों को राजमार्गों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। 15 फरवरी से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभाओं में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम 9 जिलों की 37 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। सचिव से मुख्यमंत्री सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घोषणाओं की जानकारी लेंगे और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। 15 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की विधानसभाओं का रुख करेंगे और 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पौड़ी और टिहरी जिले की विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। तो उसी के साथ तमाम अन्य जगहों पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। प्रशंसनीय है। समीक्षा तो मेरी रेगुलर मैं करता रहता हूं और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया, तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उसी बीच एक और अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चलें। उत्तराखंड देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। बजट सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति तैयार है। आगामी 1 मार्च से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बजट सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। बजट सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति तैयार है। ये अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है इनके तर्कस में बहुत सारे तीर होंगे, ढेर सारे तीर होंगे, अस्त्र शस्त्र होंगे और हमको भी कुछ अस्त्र शस्त्र याद आएंगे तो हम उनको अध्यक्ष जी तक पहुंचा देंगे। और हम चाहेंगे कि सरकार हमारे तीरों से जो है वहाँ, क्योंकि वो जनता के तीर होंगे, उससे घिरी भी नजर आए और घायल।
तो वहीं टिहरी के चंबा पहुंचे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने चमोली घटना को लेकर बयान दिया है। बताते चले टिहरी के चंबा पहुंचे थे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, जिन्होंने चमोली घटना पर बयान दिया। चमोली आपदा पर प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा। टिहरी के चंबा पहुंचे पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, जहां पर चमोली आपदा पर प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। तो लगातार आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है, ये प्रीतम सिंह का कहना रहा। इसी के साथ उन्होंने कहा अभी तक टनल से मलबा नहीं हटाया जा सका है। तो जिस तरह से आपदा आई उसके बाद जहां परिजनों में नाराजगी, तो वहीं पर प्रीतम सिंह भी सरकार को घेरते नजर आए। पढ़े लिखे को फारसी आपके साथी वहाँ पर मौजूद है। और जिस दिन मैं गया था उस दिन मैंने परिजनों की स्थिति को देखा। वहाँ पूरे देश के लोग अपने परिजन को ढूंढते हुए आ रहे हैं और वहाँ पर ना कोई कंट्रोल रूम सरकार द्वारा स्थापित किया गया। उस कंट्रोल रूम में जाते उनसे लोग पूछते कि भाई आपके परिवार की क्या समस्या है, कौन है, क्या है। कंट्रोल रूम से पूछताछ करते, उनके बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। टेंट लगा लेते, उस टेंट के नीचे 100-150 कुर्सियां लगा लेते। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के बाद से ही लगातार लापता हुए लोगों की खोज की जा रही है। आपदा स्थल पर रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। चमोली में आई आपदा और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 फरवरी को चमोली में आई आपदा के आज 5 दिन बीत गए हैं। उसी दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा के बाद जो लोग लापता हुए थे उनको लगातार तलाशा जा रहा है। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं पर इंसान का वश तो नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या उत्तराखंड में इस तरह की जो आपदाएं आती है उनके लिए हम थोड़ा सतर्क रह सकते हैं, पहले से ही इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी पर हम ध्यान दे सकते हैं, उसको लेकर यहाँ बात करेंगे। और साथ ही जो रेस्क्यू अभियान है वो भी अभी जारी है। और हमारे साथ बातचीत के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट है। सर, पहला सवाल मेरा यही है, रेस्क्यू अभियान किस गति से चल रहा है और फिलहाल वहाँ पे क्या स्थिति है? देखिए, जो रेहड़ी गांव में आपदा आई है और जो रविवार की सुबह 10-साढ़े 10 बजे की घटना है, चमोली जनपद का एक दूरस्थ क्षेत्र है। तो रेहड़ी गांव से जब ये बर्फ़ फिसलने की घटना हुई, उससे जो नीचे 2 पावर प्रोजेक्ट्स हमारे बने हुए थे, वो जब क्षतिग्रस्त हुए, उसके जो वीडियो वायरल हुए, वहाँ से जब सूचना आई तो तत्काल मुख्यमंत्री जी 2 घंटे के अंदर ही जोशीमठ चले गए। जोशीमठ के बाद तुरंत वो रेहड़ी गाँव तपोवन पहुँच गए। तुरंत जो सरकारी तंत्र था, आपदा प्रबंधन का तंत्र था, जिला मजिस्ट्रेट से लेकर सभी अधिकारी वहाँ पहुँच गए थे। और हमारी जो SDRF है राज्य सेक्टर की, तो वो तुरंत उसने अपना वहाँ मोर्चा संभाल लिया। जैसे जैसे दिन प्रारंभ हुआ तो देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश में और विदेश में बात फैल गई कि वहाँ एक आपदा आई है। तुरंत प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी और NDRF को वहाँ भेजा। हमारी जो फौज थी, हमारी वहाँ पर ITBP थी, तुरंत उसने मोर्चा संभाल लिया। हमारी एयरफोर्स भी शाम तक वहाँ पहुँच गई और आर्मी तो वहाँ पे लोकल है, आर्मी भी तुरंत आ गई। तो कहने का आशय है कि घटना होने के बाद राज्य सरकार जिस एक्टिव मोड पर आई है, उससे राज्य की जनता में विश्वास पैदा हुआ है कि अपनी सरकार, कभी इस तरीके की अकस्मात कोई घटना होगी तो तुरंत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, सरकार उनके द्वार पर आएगी और उनके साथ खड़ी होगी। और जब ये घटना के बाद जो अफरा तफरी मरी, जो लोगों का पता चला, तो शाम होते होते मालूम चला कि 202 लोग मिसिंग हैं। अब 2 लोग मिसिंग थे तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। दूसरा ये था कि हरिद्वार तक तुरंत अलर्ट भी करना था कि ज़्यादा उफान, पानी का उफान ना हो, जिससे जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं जो गंगा से लगते हुए हैं उसमें नुकसान ना हो। उसके लिए तुरंत सरकार ने अलर्ट जारी किया। सारी जगह SDM, तहसीलदार खड़े हो गए। लेकिन हमें राहत मिल गई कि जब 2 बजे के बाद हमने देखा, पीपल कोटी के बाद पानी का जलस्तर कम हो गया और सिर्फ वो दलदल का जो मलबा था वो बह रहा था। इससे भी एक बड़ी हमको राहत मिली है। कहने का आशय यह है कि घटना हुई है, दुखद है। और पहाड़ों में अक्सर इस तरीके से बर्फ़ फिसलने की घटना
या ग्लेशियर टूटने की घटना, कभी भूकंप की घटनाएं हमारे यहाँ होती हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड भूकंप का एक सेंसिटिव जोन भी है, हिमालय की दृष्टि से हमारा मान भाल भी है, लेकिन वहाँ ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियरों से भी हमें समय समय पर नुकसान होता है। लेकिन हम पूरी तरीके से जनता के सेवा के लिए तैयार हैं। जनता के जो आपदा प्रबंधन होता है, हमारा पूरा तंत्र लगा है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन वहाँ गए, एक दिन उन्होंने रात्रि प्रवास किया। प्रदेश के सारे अधिकारी डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 2-2, 3-3 दिन उन लोगों ने प्रवास किया, तो जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। सर, जब 7 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे आपदा का समय बताया जा रहा है और उससे तुरंत बाद ही जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल एक्टिव हो गया। केंद्र से भी जो खबर है केंद्र को भी मिल गई और वहाँ से भी जो वार्ता है वो होने लगी, और यही कारण है, मुख्यमंत्री भी जल्दी वहाँ पहुँच गए। यही कारण है कि जो लोग वहाँ फंसे थे, जिस हालत में थे, एक वीडियो निकलकर सामने आया कि ज़मीन से लोगों को निकाला जा रहा है जिंदा, 12 लोगों की जान बचाई गई। लेकिन अब एक सवाल ये है कि जो एनटीपीसी ने जो लापरवाही दिखाई है, जो राज्य सरकार की जो एक एक्टिव मोड में काम कर रही थी और एनटीपीसी ने लोकेशन गलत बताई, क्या अगर उस समय एनटीपीसी सही नक्शा देता तो हम जो 35 लोग अब फंसे हुए हैं, जिनकी संभावना अब कम है जीवित रहने की, उनको भी बचाया जा सकता था? इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि जहाँ ये घटना हुई बहुत ही अति दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरीके से प्रबंधन का कार्य होना है बहुत ही जज्बे से भरा हुआ है। बड़ा ही टास्क था। मशीनें ले जाना भी एक प्राथमिकता थी कि बड़ी बड़ी मशीनें भी वहाँ पहुँचाना था। हेली के माध्यम से वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों को लिफ्ट कराया गया, कर्मचारियों को लिफ्ट कराया गया। सूचना मिली कि 2 वहाँ पर टनल हैं। एक टनल में 15 लोगों की प्राथमिक सूचना थी कि 15 लोग इस टनल के अंदर हो सकते हैं, और दूसरी टनल के अंदर 35 लोगों की बात थी। तो जो 35 लोग जिस टनल में थे, वो टनल का क्षेत्र बहुत लंबा था और उसका पूरा जो मुहाना था वो दलदल से भर गया था। दोपहर होते होते, शाम होते होते मालूम चला कि 15 लोग दूसरे उसमें हैं, टनल में हैं। पहली प्राथमिकता रही कि उनको बचाना है, उनको जीवित बाहर निकालना है। किसी तरीके से उस क्षेत्र को ड्रिल किया गया और वो लोग सुरक्षित बाहर निकले। ये हमारे लिए बड़ी ही सफलता की बात रही, जिससे जज्बा भी हमारे कर्मचारियों का सामने आया, उनका हौसला भी बढ़ा। हमारे 2 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहाँ शहीद हो गए, और एनटीपीसी में उस ऋषि गंगा प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले कर्मचारी और स्थानीय लोग थे वो शहीद हो गए। जो हमारे जोशीमठ से ऊपर के जितने पुल थे, 4 पुल थे, झूला पुल थे, मोटर पुल थे, वो सारे बह गए। मतलब उस क्षेत्र का पूरा जो संपर्क था देश से भी टूट गया। टावर बंद हो गए, लोग मोबाइल से बातचीत नहीं कर सकते थे। रेस्क्यू प्रारंभ हुआ। रेस्क्यू प्रारंभ होने पर जो अपने एनटीपीसी की तरफ से जो हमको सूचना दी गई सरकार को, एनडीआरएफ से को और एसडीआरएफ को, उसी सूचना पर उन लोगों ने काम प्रारंभ किया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहा कि जहां हम बहुत आगे बढ़ गए थे, वहां से फिर हमको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जो लोकेशन थी उस लोकेशन पर कोई भी इस तरीके का गतिविधि नहीं देखी गई, और फिर एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ को दूसरे क्षेत्र में काम करना पड़ा। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और अभी 5 लोग और हमारे को जीवित मिले हैं, जो टावर की वजह से जिनसे संपर्क नहीं हो पाया था। उस क्षेत्र में टावर लगाने गए थे, और 2-3 दिन के बाद जब उस क्षेत्र में टावर आया और सड़क मार्ग खुलना प्रारंभ हुआ तो उन लोगों ने लोगों से संपर्क किया। ऐसे 5 लोग और हमारे पास जीवित हो गए हैं। अभी तक हमारे पास 34 डेड बॉडी रिकवर हुई हैं, उसमें 15-16 लोगों का आइडेंटिफाई हो गया है। लेकिन ये घटनाएं निश्चित रूप से उत्तराखंड में होती हैं तो बहुत दुखद होती है। हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, वो हमसे बिछुड़ हो जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। ये हमेशा हमें इस बात का खौफ रहता है, डर रहता है। उसके लिए सरकार ने प्राइमरी तौर पर जो अपनी सुविधाएं कर सकते हैं, हम लोग जो भूकंप रोधी यंत्र लगाते हैं, अभी भी मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए सैंक्शन किया है। हमने उस क्षेत्र में गांव के लोगों के विस्थापन के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसे जितने राज्य में सेंसिटिव जोन है उनका चिन्हीकरण भी हो गया है। हमने इसके लिए जो बड़े बड़े टावर लगने थे वो भी लगाने प्रारंभ कर दिए हैं। हम भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं। ऐसी घटनाएं तो अकस्मात होती हैं, कभी भी हो सकती हैं। सोते हुए आदमी सो रहा है, रात्रि में कुछ घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सरकार ने जिस जज्बे के साथ में हिम्मत दिखाई है, जनता के साथ खड़ी रही है, इससे राज्यवासियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। सर,
एनटीपीसी के जो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, एक बार देखने को मिला था कि यूपी के उच्चाहार में भी कोई दुर्घटना हुई, उसमें भी लोगों की जो है मौत हुई। और अपना जो ये इलाका है हिमालय का, ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे जो अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम है जो वो होना चाहिए। हालांकि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आए थे वो ये बात कहकर गए हैं कि इस तरह के जितने भी जो पहाड़ी राज्य हैं, अगर हमारा प्रोजेक्ट वहाँ लगेगा तो हम ये सुविधा वहाँ रखेंगे। क्या राज्य सरकार भी मजबूती के साथ ये पैरवी करेगी कि आप एनटीपीसी वहाँ पे इस तरह की सुविधा दे, ताकि जो लोग वहाँ पे हैं उनका जो व्यापक हित है वो देखा जा सके? देखिए, सबसे पहले लोगों का हित है, लोग सर्वोपरि है। जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो हमारे देश की, हमारी प्रदेश की जनता है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उनको हमको सुरक्षित भी रखना है, उनको दीर्घायु भी रखने का हमारा प्रयास है। इसमें कोई भी कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाती है। सरकार ने उन सभी संभावनाओं पर बात करी है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार भविष्य में इस तरीके की अप्रत्याशित जो घटनाएं हों उसको रोकने के लिए, और इस तरीके के यंत्र हों, इस तरीके का डेवलपमेंट हो, उसके लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। केंद्र ने भी इस मामले में हमको पूरी सहायता करी है और नेवी तक के हमारे पास वहाँ के जवान पहुँच गए हैं। फाइनेंस की दृष्टि से भी आर्थिक मदद केंद्र ने हमको दी है। हम वो सारी तैयारियां करेंगे, उन सारी संभावनाओं पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से संपर्क में हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इससे और बेहतर तरीके से अपने एसडीआरएफ को, अपने एनडीआरएफ को और अपने प्रदेश का जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसको और मजबूती के साथ प्रस्तुत करेंगे। जो लोग वहाँ आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके विस्थापन को लेकर किस तरह से राज्य सरकार ध्यान दे रही है? देखिए, राज्य सरकार ने जो लोगों का बिल्कुल जो गांव थे रेडी गांव से लगे हुए, ऐसे गांवों का चिन्हीकरण कर दिया है कि कभी अकस्मात इस तरीके के आएगा, वो सेंसिटिव जोन में है, उनको हम दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए उसके लिए प्रपोजल्स बना रहे हैं। दूसरा, जो लोग वहाँ हताहत हुए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको 4 लाख प्रदेश सरकार ने, 2 लाख केंद्र सरकार ने उनके लिए घोषणा करी है। इसके अलावा भी उनके परिवार के लोगों का पूरा केयर करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए सरकार की वचनबद्धता है। मुख्यमंत्री जी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी क्षेत्र में है, सरकार उनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ में सहायता करेगी। उनके साथ सरकार खड़ी है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ खड़े होकर लोगों के साथ बैठकर रात्रि प्रवास करके इस बात को भी साबित कर दिया है कि जनता के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है हम करेंगे, उसमें हम कोताही नहीं करने वाले हैं। इस बातचीत के लिए धन्यवाद। राज्य मंत्री वीरेंद्र भीष्ट सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमसे आपदा को लेकर बात कर रहे थे और तमाम जो सवाल थे उन पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी है और आपदा स्थल पर अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर, उनको तलाशने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। और अब एक बार जो रणनीति भी बदली गई है, अब ड्रिल करके जो है फंसे हुए लोगों को निकालने की बात की जा रही है, तो संभावना है कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं चंद्रमोहन, हिंदी खबर, देहरादून। तो वहीं हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के एडिशनल डीआरएम निर्भय सिंह ने इस संबंध में ये बताया है कि कुंभ में ट्रेन से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके लिए सभी को रेलवे की ओर से मैसेज भी भेजा जा रहा है और आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को ही ट्रेन में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में करीब 25 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार की ओर से रेलवे को फिलहाल कोई भी नई ट्रेन चलाने के लिए मना कर दिया गया है, जिस वजह से फिलहाल इतनी ही ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अलावा लक्सर, ज्वालापुर, मोतीचूर और उसी के साथ ऋषिकेश रेलवे स्टेशनों तक कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड सरकार के आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखा है जिसमें ये बोला गया है कि 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके जब वो सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशनों पर दिखाएंगे तभी आपको स्टेशन पे एंट्री दी जाएगी और ट्रेनों में बोर्डिंग कराई जाएगी। तो ये मैंडेटरी है, आपको करा करके आना है ताकि कोविड का फैलाव ना हो।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। बेरीनाग से जानकारी आपको देते चले, सेना भर्ती के लिए कोविड टेस्ट जरूरी होगा। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, सेना भर्ती के लिए कोविड टेस्ट करवाना होगा अनिवार्य। कोविड टेस्ट के लिए युवाओं की भारी भीड़ लगी हुई है। 15 फरवरी को रानीखेत में सेना भर्ती होने जा रही है, जिससे पहले कोविड टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में युवा CHC बेरीनाग पहुंचे हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। स्वास्थ्य विभाग की 5 टीमें कोविड टेस्ट करा रही हैं। बताते चले, सेना भर्ती को लेकर जहां पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा, तो उसी की जानकारी के बाद तुरंत सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं की लंबी कतार देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की 5 टीमें कोविड टेस्ट करवा रही हैं। हालांकि पुलिस विभाग के भी जो है अधिकारी वहां पर तैनात हैं। तस्वीरें आप देखिए, ताज्जुब होगा कि इस निर्देश के बाद किस तरह से युवाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। तो वहीं पौड़ी के नवनियुक्त जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के बाद पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वो पहले भी पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं और पौड़ी की भौगोलिक परिस्थितियों से रूबरू हैं। यहां पर विकास करने के कई माध्यम हैं और पौड़ी को विकास की गति देने के लिए कृषि बागवानी के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य करना होगा। जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे ने यह कहा है कि अब जनपद पौड़ी के प्रत्येक ब्लॉक में क्लस्टर के आधार पर उद्यानीकरण और साथ ही इसके लिए काम किया जाएगा। साथ ही ग्रोथ सेंटर स्थापित कर उनमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जनपद में मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है और जनपद में पूर्व में मैंने कार्य किया है काफ़ी 2-3 साल पहले। उस समय हम लोगों ने काफ़ी विकास योजनाओं का प्रारंभ किया था। अभी वर्तमान में जो योजनाएं संचालित किया जा रहा है, मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा कि ग्रामीण विकास की जो योजना है उनको हम लोग प्राथमिकता से आगे बढ़ाए और जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं होती हैं उसको क्लस्टर आधारित करने का मेरा जो अनुभव रहा है पिथौरागढ़ में, उसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करूँ। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय राजौर करेंगे जसपुर का दौरा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। आज जसपुर के दौरे पर रहेंगे। 17 फरवरी को जसपुर जाएंगे अजय राजौर और उसी के साथ जसपुर में तैयारियां पूरी उनके स्वागत को लेकर हैं। सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली जाएगी। उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव ने जानकारी दी है। नगर पंचायत महुआ डबरा के समस्त कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं पर पौड़ी एसएसपी पी रेणुका देवी द्वारा स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय पहल की गई है, जिसके तहत जनपद के थानों में एक दिन जवानों के लिए मेस में स्थानीय पहाड़ी भोजन को बनाया जाएगा। तो वहीं पर सतपुली पुलिस द्वारा मेस में पुलिसकर्मियों के लिए स्थानीय पहाड़ी भोजन बनाया गया। पहाड़ी भोजन की सभी पुलिसकर्मियों ने काफी तारीफ भी की और पहाड़ी भोजन को मेस में सम्मिलित होने पर खुशी जताई गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।